नमस्कार, बीवीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। राजधानी दिल्ली में राशन की घर घर राशन योजना को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सख्त अंदाज में अपनी बात रखते हुए उन्होंने इस वार्ता के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया और कहा कि आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। केजरीवाल ने इस योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आज मैं बेहद व्यथित हूँ। दिल्ली में अगले सप्ताह से घर घर राशन योजना शुरू होने वाली थी। मतलब अब लोगों को लाइन में खड़े होकर धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सरकार अच्छे तरीके से बढ़िया राशन पैक करके उनके घरों तक पहुँचा देती। इसकी सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये प्रतिक्रिया क्रांतिकारी कदम शुरू होने ही वाला था और अचानक 2 दिन पहले आपने इसे रोक दिया। क्यों सर? उन्होंने कहा कि हमने इस योजना के लिए केंद्र सरकार से 1 नहीं 5 बार अनुमति ली, लेकिन इसके बावजूद इसकी शुरुआत से 1 हफ्ता पहले इसे खारिज कर दिया गया। कानूनी तौर पर हमें केंद्र की मंजूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने शिष्टाचार के चलते ऐसा किया। केजरीवाल ने बार बार केंद्र सरकार से इस योजना पर रोक लगाने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई तो आप कैसे लगा सकते हो। वहीं रुक करेंगे अगली खबर का। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और केंद्र सरकार इन दिनों आमने सामने है। पहले आईटी के नए नियमों को लेकर ट्विटर और सरकार के बीच विवाद हुआ। उसके बाद उपराष्ट्रपति समेत कई आरएसएस के नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटाने को लेकर केंद्र ने ट्विटर से आपत्ति जताई। अब इन विवादों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार से लड़ रहे हैं। वो को भी टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। अपने इस ट्वीट के साथ उन्होंने हैशटैग में लिखा प्राथमिकताएं। आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये ट्वीट केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा नए आईटी नियमों का पालन न करने पर ट्विटर को अपना अंतिम नोटिस भेजे जाने के बाद आया है। सरकार ने अमेरिका स्थित मुख्यालय वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मापदंडों का पालन करने के विफल रहने पर फिर से दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी है। कोरोना काल में राहुल गांधी लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमले करते रहे हैं। शनिवार को राहुल गांधी ने वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र को घेरा था। उन्होंने एक खबर को शेयर करते हुए लिखा कि वैक्सीन की खरीद केंद्र करे और वितरण राज्य में। ये कहता आ रहा हूँ, वैक्सीन वितरण का निष्पक्ष नीति के अभाव में मोदी सरकार की असमानता नीति ऐसे परिणाम ही देगी। बात करेंगे अब मौसम को लेकर। देश में 3 जून को मानसून का आगमन दक्षिण पश्चिम इलाकों की तरफ से हो चुका है और अब ये आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे मानसून भारत के उत्तरी राज्यों की तरफ भी पहुंच रहा है। ऐसे में उत्तरी राज्यों में बारिश की आशंका जताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रविवार को तेज हवाएं चलने के अलावा बारिश भी हो सकती है। आईएमडी ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून मध्य अरब सागर, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, कर्नाटक के अंदरूनी हिस्से, तेलंगाना के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और मध्य बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर हिस्सों तक पहुंच चुका है। साथ ही अनुमान लगाया गया है कि अगले 10 दिनों में मानसून ओडिशा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों और बिहार में भी पहुंच जाएगा। आईएमडी का कहना है कि 11 जून तक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिस कारण मानसून को बढ़ने में सहयोग मिलेगा। ऐसे में ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और बिहार की तरफ पहुंच सकता है। आईएमडी के जून में सामान्य बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं अगर पूरे देश के मौसम की बात करें तो आईएमडी के अनुसार देश भर में अगले 5 दिनों तक लू चलने की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में लोग थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं। वहीं नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के अनेक हिस्सों में बूंदाबांदी व बारिश का दौर जारी रह सकता है। बता दें, राजस्थान में कई जगहों पर पिछले 24 घंटों में 1 से 3 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। और दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई के हिंदूजा अस्पताल में आज सुबह भर्ती किया गया है। अभिनेता को पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो ने बताया कि दिलीप साहब को रूटीन चेकअप के लिए नॉन कोविड पीडी हिंदूजा
अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने पिछले कई दिनों से सांस लेने में तकलीफ थी। अस्पताल में डॉक्टर नितिन गोखले की टीम उनकी देखभाल कर रही है। सायरा बानो ने लोगों से अपील की है कि कृपया साहिब के लिए दुआएं करते रहिए और आप भी सुरक्षित रहिए। बता दें, पिछले महीने भी दिलीप कुमार को इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब उन्हें रूटीन चेकअप के लिए भर्ती किया गया था। हालांकि टेस्ट होने के बाद उन्हें जल्दी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद में बीती रात समयपुर में एक दुकानदार के साथ लूटपाट और जानलेवा मारपीट का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव कनेरा का निवासी राजू ठाकुर नाम का व्यक्ति राजीव कॉलोनी में सैलून की दुकान चलाता है और बीती रात उसे उसी के एक परिचित ने फोन करके मिलने के लिए बुलाया और रास्ते में पड़ने वाले गांव समयपुर में अज्ञात कई हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसे कई गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही हमलावर उसकी जेब में रखे 50,000 नगद और मोबाइल फोन छीन कर ले गए। फिर जैसे तैसे हमलावरों के चंगुल से छूट कर निकला और सुबह होते ही इलाज के लिए बराबर सिविल अस्पताल पहुंचा, जहां इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने घायल को प्राथमिक उपचार दे दिया है। साथ ही साथ मामले की सूचना घायल द्वारा पुलिस को देने की तैयारियां की जा रही हैं। पीड़ित का कहना है कि जिस परिचित ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, उसे पूरा शक है कि उसी ने उसके साथ इस वारदात को अंजाम देने में उसकी अहम भूमिका है। कॉल करके मेरे को बुलाया। मैं आ रहे थे, मेरा राजीव कॉलोनी में दुकान था। मैं अपने दुकान पर आ रहे थे, वो बोला मेरे को समयपुर में मिल। वो बोला कि मेरे को वहाँ तक चल के छोड़ना पड़ेगा। मैं बोला कोई ना भाई, पड़ोसी है बगल का, मैंने छोड़ दूँगा। वहाँ ले गए, वो लोग ने, लड़के लोग ने जो है सब हमको मार के पूरा वही बेहोश कर दी। जंगल में मैं छुप छुप के रात को जो है, मैं अभी सुबह में आके मैं अभी एडमिट हुआ है। कब की घटना है ये? रात की घटना है, 10:30 बजे की। कोई लूटपाट भी की थी आपके साथ? हाँ जी, हमारे पास कैश भी थे। कितना? 50,000 रुपया, एक मोबाइल है सर जी। ठीक है, हमने जिस बंदे से पैसा लाया, जमीन के प्लॉट वाले को पैसा देना है, तो वो सब छीन लिया उन्होंने? वो सब कुछ ले लिया। मेरे पास मोटरसाइकिल भी था अपाचे, वो मोटरसाइकिल हमारे। तो आपके साथी की साजिश लग रही है? अब ये सर ये नहीं कर नहीं, जिसने बुलाया था आपको लग रहा है कि? हाँ जी सर, हाँ उसी का है। उसी ने करवाया है? हाँ उसी ने करवाया सर। उसका नाम है सर चंदन कुमार। कहाँ हुई थी ये घटना? ये घटना हुई है ये सेक्टर 56 में, ये टैंक के बराबर एक रास्ता है, कॉलोनी बस है, बड़ा है, कच्ची कॉलोनी है। उसके बाद? तो उसके बाद सर वो लोग मारा, मैंने उससे कैसी ढंग से न मैं छूट के थोड़ा सा, फिर कांटे उटे देख रहे गरे हुए हैं जी। मैं कांटे में से कैसे करके निकल गए। ये मेरा कपड़ा है सर। पुलिस को बता दिया आपने? सर मैंने, अब मैं अकेले बंदा, मैं क्या। बात करेंगे पलवल की। पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से धरना दे रहे किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया है। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे के अटोहा चौक से ट्रैक्टरों में सवार होकर आए किसानों ने विधायक दीपक मंगला के आवास से 200 गज की दूरी पर प्रदर्शन कर कानून की प्रांतियां जलाई। विधायक की सुरक्षा के लिए डीएसपी यशपाल खटाना के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। पलवल किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। सुरक्षा के पहले ही पुलिस ने किसानों को रोक लिया। किसानों ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के गेट पर नजदीकी केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में प्रांतियां जलाई। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। धरना स्थल से सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर विधायक दीपक मंगला के आवास के नजदीक पहुंचे। कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि वे किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। कृषि कानूनों के लागू होने से किसान और किसानी दोनों बर्बाद हो जाएंगे। बिजली, तेल, मशीनरी की तरह ही खाद्य पदार्थ पूंजीपतियों की तिजोरियों में बंद हो जाएंगे। सरकार को कृषि कानून कैंसिल कर एमएसपी गारंटी बिल पास करना चाहिए। मोर्चे के आह्वान पर पूरे देश में समग्र क्रांति दिवस मनाया गया। जैसे कि आप सबको विदित है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को समग्र क्रांति का आह्वान देश में किया था। आज किसानों ने भी वही आह्वान किया था जो 5-6 ये 3 काले कानून सरकार लेकर के आई थी, वो उसकी प्रतियां जला करके पूरे देश में क्रांति का आह्वान करेंगे। सब किसानों को आह्वान करेंगे, सब अपने घरों से बाहर निकलें और निकल करके उस काले कानूनों की प्रतियां जलाएं। उसका अनुसरण करते हुए पलवल संयुक्त किसान मोर्चे ने आज ये प्रयास किया। पुलिस ने यहाँ बैरिकेड लगाए। देखिए, विधायक की कोठी के पास पहुँच करके हमने प्रदर्शन किया, नहीं पहुँच पाए। हम तो विधायक की कोठी के नज़दीक ही खड़े हैं और हमारा जो उद्देश्य था,
संयुक्त किसान मोर्चे का ये आह्वान था कि तमाम शहर में जाते हुए प्रदर्शन करें किसान और ये बताएं कि हमारा विरोध जो है इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ है। और उसी के संदर्भ में आज उन जो पलवल के विधायक थे उनके दरवाजे के पास जाकर के हमने तितलियां जलाने का काम किया है। हम बिल्कुल दरवाजे पे जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आगे चारों तरफ से बैरिकेड लगा रखे थे और उस बैरिकेड के बाद हमने पुलिस के प्रशासन से, उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, निवेदन भी किया है कि आप हमें आगे जाने दें, लेकिन उन्होंने कहा। अगली खबर की पलवल चांदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव लालगढ़ में 4 दिन पूर्व एक फौजी द्वारा गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जांच अधिकारी एसआई रामजीवन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गत 2 जून की शाम को करीब 5 बजे उन्हें सूचना मिली कि लालगढ़ निवासी राहुल, जो कि एक फौजी है और पिछले कई दिनों से घर पर छुट्टी पर आया हुआ है, उसने अपनी पत्नी मीनाक्षी की गोली मारकर हत्या कर दी है और मृतक महिला के शव को बिना पोस्टमार्टम के ही जलाने ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शव पूरी तरह से जल चुका था। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले में मृतक महिला के भाई फरीदाबाद के गांव महमूदपुर निवासी संजू की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या व साय को मिटाने के केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस की तरफ से फरार चल रहा है, जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का ये भी कहना है कि मौका मुआयना करने पर वहां उन्हें कोई हथियार नहीं मिला, जिस कारण यह जांच का विषय है कि गोली कौन सी बंदूक से मारी है। जानकारी के अनुसार आरोपी राहुल 4 मार्च को छुट्टी लेकर अपने घर आया था और लॉकडाउन के चलते उसने अपनी छुट्टी 1 महीने के लिए बढ़वा ली थी। लेह में फिलहाल उसकी ड्यूटी चल रही थी और वह एजुकेशन हवलदार के पद पर नौकरी करता था। उसकी एक करीब 2 साल की बच्ची है। साल 2011 में उसकी शादी मीनाक्षी के साथ हुई थी। हाँ सर, बताओगे एक फौजी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की है, क्या 2 तारीख की बात है शाम की। ये फौजी का करीब ससुराल वालों से काफ़ी दिन से झगड़ा था, क्योंकि तीनों भाई एक जगह भी आए हैं और तीनों बहन एक घर में हैं और इकट्ठे रहते हैं और तीनों भाई फौजी हैं। 2 भाई तो फौज में गए हुए थे और ये सबसे छोटा है, ये छुट्टी आया हुआ था 2 महीने की। तो लॉकडाउन की वजह से 1 महीना और बढ़ गया था और इनके पुरानी रंजिश चलते हुए झगड़े में ये पता ना तो असले का पता लगे अब तक, लेकिन मौके पर रौंद मिलाया। उसके बाद में डेड बॉडी भी ने मौके से फूंक दी। उसके बाद में पुलिस के पास इतला दी, जो मौके गए तो डेड बॉडी नहीं मिली। हमने चिंता उसकी चिता वगैरह की सारी फोटो वगैरह करेगी और मुकदमा 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया। किस शिकायत पे हुआ है? उसके भाई के संजू के मृतक का मीनाक्षी है, उसके भाई संजू के उसके दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर दिया। तो क्या किसी की गिरफ्तारी हो पाई है इसमें? ये जो ससुराल वालों से रंजिश चल रही थी, किस बात पर? कोई पैसे की लेन देन के दहेज के ऊपर वो बात हो रही थी, इसी बात पर रंजिश पे ही हो रही है। माई का कहाँ का मिला था? हाँ जी, माई का कहाँ था? उसकी माई का अपने महमूदपुर है, फरीदाबाद की रहने वाली थी लड़की। ये तीनों एक परिवार में थी। 2 बहन, उसकी एक बहन माई की गई हुई थी झगड़े में 1 हफ्ता पहले, और बड़ी बहन इसकी वहीं मौके पे थी। उसके भी कल बयान लिखे और सारी बातें बताई उसने भी, पुरानी ये बातें इसी बात पे खुद राहुल। चलिए बात करेंगे दहेज के लालचों की। पलवल जिले के एक गांव गुढ़ावली में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालजनों द्वारा 22 वर्षीय विवाहिता को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। उड़ावट थाना पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत पर पति सहित 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस जांच अधिकारी एएसआई सुभाष ने बताया कि नूह जिले में मोहलका गाँव निवासी फरीदा पत्नी खुर्शीद ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसने अपनी 2 बेटी सवीला व शबनम की शादी 18 सितंबर 2016 को गांव गुढ़ावली निवासी राशिद के साथ की थी। शादी के बाद बड़ी बेटी शबनम को तो ससुराल भेज दिया था और सबीला का आना जाना ससुराल में नहीं किया गया था। शादी में यथासंभव दान दहेज भी दिया गया था, लेकिन सबीला व शबनम के ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज से संतुष्ट नहीं हुए। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व सबीला का गौना कर ससुराल भेज दिया गया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग सबीला व शबनम को दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट करने लगे। 4 जून की रात को बड़ी बेटी शबनम ने फोन पर बताया कि ससुराल वालों ने दोनों बहनों की खूब पिटाई की है। पीड़िता अगले दिन 5 जून को अपनी बेटियों की ससुराल गांव
बुढ़ावली पहुंची तो बताया गया कि सबीला अस्पताल में दाखिल है। पीड़िता अस्पताल पहुंची तो पता चला कि सबीला की मौत हो गई है। पीड़िता की बड़ी बेटी शबनम ने बताया कि उसे व शबीला को पति राशिद, सास हसीना, ससुर इस्बल, कल्लू महमूद व गांव मेवगढ़ी, जिला अलीगढ़, यूपी निवासी ननद बिल्ली व नंदोई ने पीटा था, जिनकी पिटाई के कारण सबीला की मौत हुई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इसके साथ ये हुआ था जी, इसकी 2016 में शादी करी थी, 2 बहन थी। ये गुड़ावली गांव में थाना लगता है उटावर। तो बड़ी लड़की शबनम, उसका तो जब ये खंडावा कर गया था। इसकी आज से 1.5 साल पहले चाला किया था। तो शादी होने के बाद में वे जो वहाँ गुड़ावली वाले थे, इनके दहेज मांग रहे थे। बार बार कभी मोटरसाइकिल टॉर्च करते थे, कभी गाड़ी की, कभी पैस होगी, कभी ये लेकर आओ, ये लेकर आओ। तो हमारी मौसी थी, बेचारी बहुत गरीब थी, उसने अपना ज़मीन धर धर के अपना घर बर्बाद किया था। लेकिन इन लोगों का घर बनाया था, जो मांगा जो दिया था इनके लिए। तो कई बार दरख्वास्त भी दी थी ये थाना उटाउड़ में, और पंचायत जैसे 2-4 आदमी यहाँ के थे, मोलाका से लेकर आए थे। तो लेकिन पंचायत की नहीं मानी लोगों। तो चलता रहा। फिर ये 4 तारीख को शाम को जो बड़ी लड़की शबनम शाम को 10 बजे करीब, 10-11 बजे करीब कॉल गई थी और मम्मी के पास। उसका पापा गाड़ी पे था। किसकी शिकायत पर दर्ज किया है? माता की शिकायत पर दर्ज है। शिकायत की है कि हमारी लड़की सबीला की इसका पति और वगैरह घर परिवार के रिश्तेदार दहेज के लिए परेशान करते हैं। इन्होंने 5 तारीख को 4 को मारे पीटे। कल ही आए तो इन्होंने लड़की को देखा गई मरता अवस्था में, इस तरह दहेज के चक्कर में। क्या कार्रवाई की जा रही है? मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया है, गिरफ्तार करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? 8 लोग लिखवाए। चलिए बात करेंगे पानीपत की। पानीपत के थाना मॉडल टाउन अंतर्गत कावड़ी रोड पीर कॉलोनी में घरेलू कहासुनी के चलते विवाहिता ने फांसी लगा के जान दे दी। विवाहिता 2 माह की गर्भवती भी थी। परिवार निर्माणाधीन मकान में काम कर रहा था। महिला ने दरवाजा बंद करके फांसी लगा ली। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए परिजन पहले निजी और फिर सामान्य अस्पताल उसको लेकर गए। महिला को देखते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। पानीपत के सामान्य अस्पताल में मृतका के परिजनों ने पति, सास, ससुर, जेठ जेठानी व ननद पर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पानीपत के कावड़ी रोड पर एक विवाहिता ने ससुराल पक्षियों की मारपीट व दहेज की मांग सहित बेटा नहीं होने के तानों से परेशान होकर खुद ही जिंदगी के साथ पेट में पल रहे शिशु की भी बिंदु नामक विवाहिता ने जीवन लीला फांसी लगाकर समाप्त कर दी। बीते रोज जब परिजन निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे थे तो 28 वर्षीय बिंदु नामक महिला ने घर के कमरे में फांसी लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब बीच में कोई शादी कराने वाला होता है तो ठीक ठाक सा लगता है, लेकिन शादी के तुरंत बाद जब इनकी डिमांड बढ़ने लगी, ये क्या अभी ब्याह शादी तो आपने अच्छी कर दी, लेकिन आपने मोटरसाइकिल की थोड़ी कमी रख दी, अगर ये दे दे तो अच्छा होता। तो इस प्रकार की बातें बार बार आई। जब भी मतलब कि कभी 8 लाख, कभी 10 लाख, कभी 1 लाख। अभी 2 महीने पहले भी हमारे चाचा ने 1 लाख रुपये इनको ऑनलाइन खाते में ट्रांसफ़र किए, और बार बार लड़की पैदा हुई तो जब भी 2-3 लाख रुपये का सामान इनको दिया। तो लेकिन बार बार इन लोगों का पेट नहीं भरा, और ये इतने लालची कुत्ते हैं, दहेज के कुत्ते हैं ये। मतलब इन लोगों को कभी भी मतलब शर्म नहीं आई। भाई इसके पास 5 लड़कियां हैं और ये सबको बराबर देगा। ये लड़कियों का मतलब कि जीना ही दूभर कर दिया इन्होंने तो। और पहले से हमारी और 1.5 साल पहले हमारी चाची गुजर गई थी, वैसे ही दिमाग से ये अपसेट था। तो अब ये इतना बड़ा हादसा इन्होंने कर दिया। और कल जैसे फ़ोन किया कि भाई आप आओ जल्दी, जिस भी हालात में फटाफट आओ, तो जैसे ही इन्होंने पूरा क्लियर नहीं बताया। जैसे मेरे चाचा जी आए यहाँ पानीपत में तो इन्होंने कहा भाई थाना में आ जाओ। जब थाना में गए तो क्या भाई उसके लाल बत्ती पे आ जाओ। जब लाल बत्ती पे गए कहते भाई यहाँ हॉस्पिटल के गेट पे आ जाओ। जब लाल हॉस्पिटल के गेट पे आए फिर दोबारा मतलब कि थाने में आ जाओ। इन्होंने के जाते तो उसको कुछ नहीं बात करने देते थे, ऑर्डर के मारे कुछ नहीं कहती थी। और पहले उसको गुड़िया है और उनको लड़के की चाह थी, लड़के की चाह में उन्होंने अब भी पता नहीं उन्होंने शायद हो सकता है उन्होंने उसका चेकअप करवाया हो और अब भी उसमें गर्भ में लड़की हो, तो इसलिए उन्होंने उसको ज़बरदस्ती जो मन में आकर कि तुम तो लड़की पैदा करती हो, ये बार बार उसको ताने भी दिए जाते थे। तो खुद भी लड़की है और लड़कियाँ ही पैदा करती है, लड़कियों से वंश नहीं चलता। भाई तेरी माँ ने भी लड़की जामी, तेरी माँ की भी लड़कियाँ थी, तेरे भी लड़कियाँ थी। भाई हम तो धोखे में आ गए और इसलिए तेरे से शादी कर लिया। मैं ये पता था कि तुम्हारे आते ही लड़की होगी तो तेरे से शादी नहीं करते थे।
और उसको हर समय धमकाया जाता था। वो डर के मारे कुछ नहीं बोलती थी। अब की बार वो अगर मिलने गई तो सभी से मिल के भी आई थी। उसको लगता था कि कभी मैं दोबारा ना आऊँ। वो ये सोचती थी कि माँ तो कैंसर की पीड़ित थी। वो पहले लंबा उसका इलाज चला था, घर में बहुत उसका रुपया लग गया था। और जी पिताजी खबर की कृषि कानूनों की प्रतियां सांसद संजय भाटिया के घर के बाहर जलाने जा रहे किसानों और पानीपत पुलिस में टकराव की स्थिति पैदा हुई। पुलिस और किसान के बीच धक्का मुक्की हुई। आखिर में पुलिस को पीछे हटना पड़ा। कृषि कानूनों के विरोध में पानीपत जिले के किसान करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया के घर के बाहर कृषि कानूनों की प्रांतियां जलाने जा रहे थे। सांसद के घर से बाहर बैरिकेड लगाकर किसानों को रोकने के लिए खड़ी पुलिस और किसानों में कहा सुनी हो गई। किसान सांसद के घर की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन किसान इस बात पर अड़ गए कि कृषि कानूनों की प्रतियां सांसद के घर के बाहर ही फूंकी जाएंगी। पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। ऐसे में दोनों तरफ से जोर जबरदस्ती होने लगी कि किसानों का गुस्सा देखते हुए प्रशासन को ही पीछे हटना पड़ा, जिससे कि पानीपत जिले के किसान सांसद के घर के बाहर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने में सफल हो गए। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुधीर चाखड़ ने बताया कि कृषि कानूनों का विरोध किसान लगातार जारी रखेंगे और जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक वह पानीपत जिले में किसी भी गाँव में बीजेपी और जेजेपी के विधायकों और सांसदों को नहीं घुसने देंगे। ऐसा जो है पुलिस को आगे करके, जब ये डरती है तो पुलिस को आगे करती है। जब हम शांति प्रिय अनुशासित तरीके से संवैधानिक दायरे में रह के अपना विरोध करने, अपने काले कानून की प्रतियां फूकने आए, तो ये सरकार के इशारे पे प्रशासन के थ्रू हमें परेशान करने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में जो है प्रशासन की तरफ से सहयोग भी मिला। उसके घर के बाहर हमारे रिटायर्ड फौजी जो सबसे बुजुर्ग आज इस आंदोलन में आज आए थे, उन्होंने काले कानूनों की प्रतियां फूकी हैं। और हम इस सरकार को चेता देना चाहते हैं, ये काले कानून वापस ले ले, नहीं तो बहुत गंभीर समस्या है इस सरकार के लिए और इसके नुमाइंदों के लिए, इसके MP MLA और मंत्रियों के लिए पैदा कर देंगे। हम 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, 400 से ज़्यादा किसानों को खा गया है मोदी। हमारे और सब्र की परीक्षा ना ले। आंदोलन मजबूत है और ज़्यादा मजबूत है। और 10 जून को पानीपत के जहां 3 लड़ाइयां हमने देखी हैं, हम उस ज़मीन में पैदा हुए हैं। पानीपत की चौथी लड़ाई का भी आह्वान उस दिन पानीपत के किसान 10 जून को करेंगे। आज अभी लोकसभा सांसद MP संजय भाटिया घर के बाहर पुतला फूका है, उसको भी चेतावनी दी है, तेरे को पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वोटों से अगर हम जिता सकते हैं तो तेरी गोद भी खोदने का भी काम ये किसान कर सकते हैं। अपने सरकार से, अपनी मोदी सरकार से कह दे कि ये काले कानून वापस ले ले, नहीं बहुत बुरा असर जो होने वाला है आने वाली। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।